बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर के अंदर आप इंतहाई आसान नमूने से ये समझेंगे कि हिस्टैरिसीस लूप को किस तरह सिंथेसाइज किया जाता है या उसको किस तरह बनाया जाता है। उसको समझने से पहले और उसको स्टेप वाइज आराम से और बेहतरीन तरीकों से समझने से पहले हमें उसका थोड़ा बैकग्राउंड समझना चाहिए कि हिस्टैरिसीस लूप है क्या, और हिस्टैरिसीस लूप के अंदर जो छोटी छोटी बेसिक चीजें हैं वो क्या हैं, और वो किस लिए हैं, और वो कौन सा काम सरअंजाम देती हैं। ये चीजें हम पहले समझ लेते हैं। फिर उसके बाद हम पूरे इस ग्राफ को या इस लूप को स्टेप वाइज सिंथेसाइज करेंगे कि अगर ये लाइन का टुकड़ा आया तो क्यों, अगर ये लाइन बनी तो क्यों, अगर ये लाइन बनी तो क्यों। ये सब चीजें इंतहाई आसान नमूने से हम इस वीडियो के अंदर समझने जा रहे हैं। अगर आपने इस वीडियो को सही नमूने से देखा तो उसके बाद किसी भी किस्म का कोई भी आपको डाउट नहीं रहेगा, और कोई भी वेबसाइट और कोई भी यूट्यूब का वीडियो दूसरा आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जो भी टाइम है आप बेहतर नमूने से यहाँ पर इन्वेस्ट करें, तो उसके बाद ताकि आपका कहीं पर भी टाइम जो है वो जाया या वेस्ट ना हो। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ये समझते हैं कि भाई ये जो हिस्टैरिसीस लूप है ये एक किस्म की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो कि हमें शो करवाती है एक रिलेशनशिप बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ और बिटवीन द मैग्नेटाइजेशन ऑफ मटेरियल। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के दरमियान और मैग्नेटाइजेशन ऑफ मटेरियल के दरमियान अगर कोई ग्राफ हमें रिलेशनशिप शो करता है तो उस ग्राफ का नाम हिस्टैरिसीस लूप है, या फिर उस ग्राफ का नाम हम बी एच कर्व कहते हैं। आप ऐसे समझें कि भाई ये एक मटेरियल है और ये वो फील्ड है जो आप सप्लाई कर रहे हैं या अप्लाई कर रहे हैं। ये दूसरा बाहर कोई मैग्नेट एक्सटर्नल एक्सटर्नल सप्लाई आपने मैग्नेटिक फील्ड जब इसके ऊपर की तो ये मटेरियल कितना मैग्नेटाइज हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, अगर हुआ तो कितना हुआ। अब ये जो आपने सप्लाई की ये मैग्नेटिक फील्ड कितनी थी, और इसके अंदर जो मैग्नेटाइजेशन आई या इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बनी वो कितनी है। इन दोनों के दरमियान जो रिलेशनशिप शो करता है उसका नाम हिस्टैरिसीस लूप है, या आप उसको कहेंगे बी एच कर्व। अब हिस्टैरिसीस लूप आपका इंतहाई कारआमद साबित होता है यह समझने के लिए कि जो मटेरियल है वो किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहा है टू चेंजेस इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। जब आपके पास ये एक मटेरियल है और ये एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जब आपने इस तरह अप्लाई की, करीब लाए, तो इसके चेंज होने की वजह से इसमें क्या तब्दीली आई। फिर जब हम इसको दूर ले गए, अब इसमें क्या तब्दीली आई, क्या इसके अंदर जो मैग्नेटाइजेशन पैदा हुई थी क्या इसने खत्म कर दी या इसके पास अभी भी मौजूद है। यही चीजें हमने समझनी होती हैं विद द हेल्प ऑफ हिस्टैरिसीस लूप। या फिर आप ऐसे समझे, ये मैं इसको नॉर्थ पोल दे रहा हूं, नॉर्थ पोल देने की वजह से इसके अंदर मैग्नेटाइजेशन आई। फिर मैं इसको दे रहा हूं साउथ पोल, इसके अंदर फिर भी मैग्नेटाइजेशन आई। अब नॉर्थ पोल देने के टाइम ये कैसे बिहेव कर रहा था, साउथ पोल देने के टाइम ये कैसे बिहेव कर रहा था, और जब मैंने इससे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड निकाल दी तो क्या अब इसके पास, मटेरियल के पास मैग्नेटाइजेशन है, क्या अब इसके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं, या बिल्कुल रैंडम हो गया जिस तरह पहले होता था। अब यही चीज कि इसके अप्लाई करने की वजह से इसके ऊपर क्या असर पड़ा, ये चीज हमें मदद देती है हिस्टैरिसीस लूप में समझने के दौरान। अब यहाँ पर ये कुछ बेसिक्स हैं, आपका ये एक हिस्टैरिसीस लूप है, ये बनता कैसे है, इसके अंदर हर एक लाइन हर एक पॉइंट क्या हमें बताती है, इंतहाई बारीक नमूने से, बेहतर नमूने से, ताकि आपके माइंड के अंदर एक पूरा मैप बन जाए वो हम समझेंगे। लेकिन ये पूरा ग्राफ जिस जो है वो क्वाड्रेंट्स में बन रहा है वो हमें क्या शो कर रहे हैं, ये खुद क्या है। इसके अंदर यहाँ पर आपके पास ये एक मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है, और ये जो एच है इसको हम कहते हैं अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। अब यही चीज आपने समझनी है कि एक्स एक्सिस पर हम लिखते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड हम एक्सटर्नल अप्लाई करते हैं। ये जो मैं बाहर से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ले आया, जो मैंने अप्लाई की, थोड़ी अप्लाई की तो एच थोड़ी होगी, और अगर बिल्कुल करीब ले गया यानी एक्स को मैंने ज्यादा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की तो मतलब एच का वैल्यू ज्यादा होगा। तो एच का वैल्यू डिपेंड करता है कि आप बाहर से जो उस मटेरियल के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं वो कितनी है।
इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा है कि ऑन द एक्स एक्सिस देयर इज द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, और उसको हम जाहिर करते हैं एच से। इस अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को हम मैग्नेटिक करंट भी कहते हैं। अब ये जो आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, और ये आपके पास अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड एच, या आप इसको मैग्नेटाइजिंग करंट भी कहते हैं। ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड वो करंट है जो इसके अंदर मैग्नेटाइजेशन पैदा कर रहा है। इसीलिए इस अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को हम मैग्नेटाइजिंग करंट भी कहेंगे, क्योंकि ये मैग्नेटाइजिंग करंट इसके अंदर मैग्नेटाइजेशन पैदा करने का सबब बन रहा है। अब इसीलिए आपने यहाँ पर कहा कि इसको मैग्नेटिक फील्ड को हम कहते हैं कि वो मैग्नेटाइजेशन करंट भी है। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड आप अप्लाई कर रहे हैं, ये आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है, आपकी नेगेटिव भी हो सकती है, जस्ट लाइक द इलेक्ट्रिक फील्ड। पॉजिटिव कैसे? जब आपने मिसाल के तौर पर नॉर्थ पोल अप्लाई किया तो पॉजिटिव, या आप ऐसे समझे ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल अप्लाई किया इसके ऊपर तो पॉजिटिव, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जा रही है। फिर आपने इसके पोल्स चेंज कर दिए, अब ऐसे कर दिए, अब इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड जा रही है वो नेगेटिव जा रही है। नेगेटिव का मतलब है कि आपने उसका डायरेक्शन अपोजिट किया है, फिर भी चेंजेस तो आई ना। तो उन चेंजेस को समझने के लिए हम इसको नेगेटिव कह रहे हैं। बाकी ऐसा कोई मतलब नहीं है जिस तरह का वैल्यूज नेगेटिव होते हैं। नेगेटिव का भी मतलब है कि इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ उतनी ही है जितनी पहले थी, लेकिन बस डायरेक्शन चेंज हुआ है। तो ये आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड जो आप अप्लाई कर रहे हैं, ये आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है, ये नेगेटिव भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द पोल्स ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ये एच वो फील्ड है जो हम बनाते हैं, यानी कि ये जो एच है ये हम दे रहे हैं ना। अगर हम ना दें तो भी हमारी मर्जी, अगर हम दें तो भी हमारी मर्जी, कम दें ज्यादा दें। तो एच जो है, या अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड जो है, या ये जो मैग्नेटाइजिंग करंट है, ये हमारे कंट्रोल में है, ये हमारे हाथ में है। हम इसको मॉडिफाई करेंगे। अब इसके नतीजे में ये कितना अपने आप को मॉडिफाई करता है, वो इसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होगी, वो इसकी जो है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी होगी। इंक्रीज एच बाय ब्रिंगिंग वन पोल ऑफ मैग्नेट नियर टू द ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट के करीब एक पोल लेकर आप करीब ले आएंगे, एक किस्म का पोल, तो इसके अंदर इंक्रीज होगी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड पॉजिटिवली। फिर आप इंक्रीज करें नेगेटिव एच बाय ब्रिंगिंग अपोजिट पोल्स ऑफ मैग्नेट नियर टू द ऑब्जेक्ट। अब इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड को आप इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन उसको इंक्रीज आप नेगेटिव में कर रहे हैं। तो जब आपने इसको इंक्रीज अब नेगेटिव में किया, पहले ऐसे पोल्स थे, उस टाइम भी इंक्रीज हुआ। अब मैंने क्या किया, मैं इनको पोल्स को उलट करके फिर इसके करीब ले आया, फिर भी इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड में जो है इंक्रीजिंग आई, इंक्रीमेंट आई। तो दोनों सूरतों में आप जो है वो इंक्रीज इसके अंदर कर सकते हैं जो उसकी चीजें हैं। अब वी कुड यूज द मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट फॉर मैग्नेटिक अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। ये जो आप मैग्नेट ले रहे हैं इसके करीब, ये आपका मैग्नेट ऐसा भी हो सकता है जो आप इसके करीब ला सकते हैं। करीब जैसे करीब ले आए तो इसके अंदर जो है वो मैग्नेटाइजेशन करंट जैसे लिया, इसमें अंदर मैग्नेटाइजेशन पैदा हुई। लेकिन इस मैग्नेट को आप रिप्लेस करके इसकी जगह आप जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल भी यूज कर सकते हैं। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे काम करती है, इसके अंदर जैसे करंट आता है तो ये एक किस्म का टेम्पररी मैग्नेट बन जाती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स जो कि टेम्पररी मैग्नेट हैं, जो कि करंट की वजह से बनते हैं, आप उनकी तरफ से जो बनाई गई मैग्नेटिक फील्ड है वो भी आप इनको सप्लाई कर सकते हैं। करंट का पॉजिटिव डायरेक्शन देंगे तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड एक किस्म की, करंट को रिवर्स करेंगे तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड दूसरे किस्म की। यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप मैग्नेट की जगह। अब यहाँ पर आपके पास ये जो दूसरी है वाई एक्सिस है, यहाँ पर वाई एक्सिस ये, जिसमें हमने लिखा है बी, प्लस बी और माइनस बी। अब ये वाई एक्सिस क्या है? ऑन द वाई एक्सिस द ग्राफ हैज बी, इट इज मैग्नेटिक इंडक्शन। ये मैग्नेटिक इंडक्शन है। इंडक्शन का मतलब है कि किसी चीज की वजह से किसी दूसरी चीज के अंदर कोई चीज इंड्यूस हो, कोई चीज पैदा हो। अब मैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब है कि किसी दूसरे मैग्नेट की वजह से इस मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिज्म इंड्यूस हुई है, तो इसको हम मैग्नेटिक इंडक्शन कहेंगे। अब ये जो मैग्नेटिक इंडक्शन है वो आपने लिखा है बी से, या आप इस मैग्नेटिक इंडक्शन को मैग्नेटिक फ्लक्स भी कह सकते हैं। वो क्यों? क्योंकि जब आप दूसरा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ले आते हैं
तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस इसमें से गुजरेंगी। जब वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस इसमें से गुजरेंगी तो फिर इसको हम फ्लक्स डेंसिटी भी कह सकते हैं। यानी जितनी ज्यादा इस पार्टिकल में से फ्लक्स लाइंस या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजरेंगी तो उतनी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी ज्यादा होगी, उतना इस मटेरियल के अंदर मैग्नेटाइजेशन करंट भी ज्यादा पैदा होगा। तो इसको हम ये भी कहते हैं। और दूसरा हम इसको मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी कहते हैं। जाहिर सी बात है, अगर अप्लाइड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा ताकतवर होगी तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ आ जाएगी वो भी ज्यादा होगी, जिसको हमने यहाँ पर बी के नाम से बताया है। अब ये जो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है ये प्रोड्यूस होती है विद इन द मटीरियल। ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आपके कंट्रोल में है, आपके हाथ में है, जैसा आप करना चाहें अब ये वेरिएट होगी। अब इसकी वजह से इसके अंदर जो चीज प्रोड्यूस हो रही है इसको हम मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ या इसको हम मैग्नेटिक फ्लक्स या फिर हम उसको कह रहे हैं मैग्नेटिक इंडक्शन। अब ये मैग्नेटिक इंडक्शन इसकी इंड्यूस्ड, इसकी इंट्राइंसिक प्रॉपर्टी है, इसकी ओरिजिनल, इसकी पर्सनल प्रॉपर्टी है। अगर ये फेरोमैग्नेट होगा तो इसके अंदर जो है वो जो मैग्नेटाइजेशन करंट या मैग्नेटिक फील्ड या इसके अंदर मैग्नेटाइजेशन इंड्यूस होगी। अगर ये फेरोमैग्नेट नहीं होगा तो इसके अंदर इंड्यूस नहीं होगी। तो मतलब इसके अंदर मैग्नेटाइजेशन जो इंड्यूस हो रही है वो इसकी अपनी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। अब यही चीज आपने समझा कि ये जो बी है ये हमें बताएगी कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर कितनी मैग्नेटिक फील्ड या कितनी मैग्नेटिक इंडक्शन हुई है। और यही आपको शो करेगा कि हाउ मच द मटेरियल फील्स मैग्नेटिक फील्ड। इस मटेरियल ने मैग्नेटिक फील्ड कितनी फील की है। इसने अगर इसके बहुत दूर होगा तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कम फील होगी। अगर इसके करीब आ गया तो इसमें से मैग्नेटिक फील्ड की लाइन ज्यादा गुजरेंगी, इसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी ज्यादा होगी और ये मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा फील करेगा। अब जितनी ये मैग्नेटिक फील्ड को ज्यादा फील करेगा उतना ये आपका वर्टिकल में वो लाइन ज्यादा ऊपर होगी। और जितना आप मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई या सप्लाई ज्यादा करेंगे उतना ये जो ग्राफ है वो आपका आगे जाएगा या इस तरह हॉरिजॉन्टल जाएगा। तो जो आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे जितनी ज्यादा पॉजिटिव में तो आगे जाएगा लाइन, जितनी ज्यादा नेगेटिव में तो वो लाइन पीछे जाएगी। और उसके नतीजे में इसके अंदर मैग्नेटाइजेशन जितनी ज्यादा पैदा होगी पॉजिटिवली तो उतनी लाइन आपकी ऊपर जाएगी, और जितनी ज्यादा मैग्नेटाइजेशन इसमें अपोजिट पैदा होगी वो उतनी नेगेटिव वर्टिकल में जाएगी। अब हम ये समझेंगे कि ये जो आपके पास पूरा एक लूप है इसको हम कैसे सिंथेसाइज करते हैं, कैसे हम इसको बनाते हैं, और इंतहाई आसान तरीके से इस वीडियो से जुड़े रहिए, हम अभी यहाँ पर समझा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले आपने ये तो समझा कि कोई भी हिस्टैरिसीस लूप अगर बनता है तो उसके लिए जो बेसिक सी चीज़ें हैं वो कौन सी हैं। अब हम जाते हैं इस हिस्टैरिसीस लूप को इंतहाई आसान लफ्जों में समझने। सबसे पहली चीज़ हम यहाँ पर इस टॉपिक का नाम पढ़ते हैं जो कि ये कह रहा है कि सिंथेसाइजेशन ऑफ हिस्टैरिसीस लूप बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एंड बिटवीन मैग्नेटाइजिंग करंट। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को हमने बी से शो किया और मैग्नेटाइजिंग करंट को हमने एच से शो किया, और इसी मैग्नेटाइजिंग करंट को हम मैग्नेटाइजिंग फोर्स भी कहते हैं। या फिर इस टॉपिक का ये नाम भी हो सकता है कि हिस्टैरिसीस लूप बिटवीन मैग्नेटाइजेशन ऑफ मटेरियल बी एंड अप्लाइड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एच। जो आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं आप उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कहें या आप उसको मैग्नेटाइजिंग करंट कहें। और जो मटेरियल मैग्नेटाइज हो रहा है उसके नतीजे में उस मटेरियल को आप मैग्नेटाइजेशन ऑफ मटेरियल कहें या उस मटेरियल की मैग्नेटिक फील्ड को आप मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कहें। इनके दरमियान आपको ये चीजें समझनी है। अब सबसे पहली स्टेप कि इस किस्म का जो आपके पास लूप होता है जिसको हम हिस्टैरिसीस लूप कहते हैं ये बनाया किस तरह जाता है, इसी को जो है हमने यहाँ पर अब समझना है। सबसे पहला स्टेप, जब आपके पास ये मटेरियल पड़ा है, मिसाल के तौर पर ये मटेरियल मैग्नेट अप्लाइड एक्सटर्नल फील्ड है, ये मैंने इससे दूर ले गया। ये नॉर्मली आम कंडीशन में रूम टेम्परेचर पर मैग्नेट से दूर अगर कोई मटेरियल पड़ा है
तो उस मटेरियल को आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं की, यानी H का वैल्यू उसको अप्लाई आपने नहीं किया, तो हम कहेंगे कि अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड अब यहाँ पर जीरो है। देन देयर इज नो मैग्नेटिक फ्लक्स और देन देयर इज नो मैग्नेटाइजेशन इन द मटेरियल। जब इस मटेरियल के ऊपर कोई भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं की जा रही होगी, तो उस टाइम इस मटेरियल के अंदर किसी भी किस्म की मैग्नेटाइजेशन पैदा हो नहीं रही होगी। और इसी वजह से हम कहेंगे कि उस टाइम उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो उसकी डोमेन्स होंगी वो रैंडम होंगी, क्योंकि उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं की जा रही। अब यहाँ पर आपने ये बात कही कि उस टाइम ये जो आपका ग्राफ है, ये ग्राफ आपका इस जीरो पॉइंट पर होगा। क्यों जीरो पॉइंट पर होगा? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बी का जो वैल्यू है वो भी जीरो है, और मैग्नेटाइजेशन का जो वैल्यू है वो भी जीरो है, और जो अप्लाई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है एच, वो भी जीरो है। तो इस हिसाब से आपका ये जो मटेरियल होगा, इस पॉइंट पर उसकी जो डोमेन्स होंगी वो रैंडम होंगी। अब अगर हम समराइज वे से इसको समझना चाहें, तो ओ पॉइंट पर आपकी जो अप्लाइड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो भी जीरो है, और उस जब एक्सटर्नल अप्लाई मैग्नेटिक फील्ड आपने की ही नहीं, तो ऑब्जेक्ट में फिर मैग्नेटाइजेशन भी पैदा नहीं होगी, ऑब्जेक्ट में फिर मैग्नेटिक फ्लक्स भी पैदा नहीं होगी। तो इसलिए वो बी बराबर जीरो के हो जाएगी। ये स्टेप वो है जब हमने इस ग्राफ को बनने से पहले हमने पढ़ा। अब जो आपका ग्राफ है वो बनना शुरू होगा। सबसे पहले हम आते हैं स्टेप टू पर, जिसमें हम ये कहते हैं कि ये जो स्टेप टू है ये हमारा ओ पॉइंट से ए पॉइंट तक है, या ओरिजिन से ए पॉइंट तक है। अब यहाँ पर क्या है कि जब आप अप्लाई कर रहे हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को, और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड उस ऑब्जेक्ट के ऊपर इंक्रीज हो रही है जीरो वैल्यू से, अब वो और बढ़ रही है। अब ये आपका मटेरियल है, इस मटेरियल को आपने ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की है, पहले दूर थी, सॉरी ये मैग्नेटिक फील्ड पहले दूर थी, अब ये इसके करीब आती गई, तो ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होती गई और बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई। और जैसे जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल इसके करीब आती गई, तो ये मटेरियल, इसकी जो डोमेन्स हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता मतलब तैयार होना शुरू हो गई, यानी इनके अंदर भी आहिस्ता आहिस्ता मैग्नेटाइजेशन होती चली गई। और जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हमने बहुत ज्यादा कर दी, तो इसके अंदर मैग्नेटाइजेशन भी अब बहुत ज्यादा हो चुकी है। अब यही चीज हम ये कह रहे हैं यहाँ पर कि जैसे जैसे आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू एच का वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं, साथ साथ में ये जो बी का वैल्यू है वो भी बढ़ता जाएगा, और वो जो लाइन है वो ओ से ए तक चली जाएगी। अब ओ से ओ तक क्यों गई? क्योंकि ओ से जब ए तक आया है, तो इस हिसाब से आपका जो एच का वैल्यू है वो यहां से लेकर यहां तक बढ़ गया है। अगर बी का वैल्यू आप देखें, तो वो यहां से लेकर ओ से लेकर यहाँ इस पॉइंट तक जो वैल्यू है वो आपका जो है वो बढ़ चुका है। तो इस हिसाब से आपका जो ये ग्राफ है वो इस ओरिजिन से इस ए पॉइंट तक चला गया है, जो ये बता रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड भी बड़ी है, और साथ साथ में अप्लाइड एक्सटर्नल फील्ड भी बड़ी है। दोनों के नतीजे में ये आपका ग्राफ की जो लाइन है वो ए पॉइंट तक पहुंची है। अब यहां पर आप एक पॉइंट समझें कि जब आपका ऑब्जेक्ट ए पॉइंट पर पहुंचेगा, तो उस टाइम जो आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की थी, उसके नतीजे में अब ये इसके सारे डोमेन्स अलाइंड हो जाएंगे, सारे डोमेन्स ऑर्डर में और तरतीब में आ जाएंगे। ये बेसिक चीजें हमने ऑलरेडी पढ़ी भी हुई हैं। अब यहां पर इस ए वाली पॉइंट पर आपने एक पॉइंट और समझनी है कि देखें, जब आप इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से इस ऑब्जेक्ट को मैग्नेटिक फील्ड दे रहे हैं, तो जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आपने बहुत ज्यादा कर दी, बढ़ाते गए, तो इसकी मैग्नेटाइजेशन भी बढ़ती गई। लेकिन एक वक्त आएगा कि इसकी मैग्नेटाइजेशन मैक्सिमम से मैक्सिमम हो जाएगी, फिर उस मैग्नेटाइजेशन के वैल्यू से ज्यादा ये मैग्नेटाइज नहीं होगा, इसके अंदर फिर ज्यादा फ्लक्स प्रोड्यूस नहीं होगी, फिर इसके अंदर ज्यादा जो है वो मैग्नेटाइजेशन का वैल्यू नहीं होगा। बेशक फिर आप अप्लाइड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के वैल्यू को दुगना कर दें, लेकिन इस ऑब्जेक्ट की जो मैग्नेटाइजेशन इसकी ओन प्रॉपर्टी है वो उतनी ही रहेगी। यानी कि ये मैग्नेटाइज इतना हो चुका है जितना इसकी एबिलिटी है।
तो उस पॉइंट को, जिस पॉइंट पर ये मटेरियल ज्यादा से ज्यादा मैग्नेटाइज हो जाए एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, उस पॉइंट को हम कहते हैं सैचुरेशन। तो इसलिए हमने यहां पर कहा कि इफ एट दिस पॉइंट मैग्नेटाइजेशन और फ्लक्स डेंसिटी ऑफ द मटेरियल इज मैक्सिमम, देन दिस पॉइंट इज कॉल्ड मैग्नेटिक सैचुरेशन। तो ये जो ए पॉइंट है, इस ए पॉइंट पर आपके पास मैग्नेटिक सैचुरेशन आ जाती है। अब सैचुरेशन का लफ्ज आपने केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा है ऑलरेडी, कि जब आप किसी भी पानी के अंदर चीनी डाल रहे हो तो पहले वो चीनी उसके अंदर घिल जाएगी, उसके अंदर डिसॉल्व हो जाएगी। लेकिन चीनी जब ज्यादा से ज्यादा आप उसके अंदर डालते जाएंगे तो कुछ ऐसी पॉइंट आएगी जिस पॉइंट के बाद पानी उस चीनी को डिसॉल्व नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब पानी सैचुरेटेड हो चुका है। पानी के अंदर जितनी ताकत थी वो उस जितना अपने अंदर वो समा चुका है, अब ज्यादा वो डिसॉल्व नहीं कर रहा। तो उस पॉइंट को हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन, या उस पानी को हम कहेंगे कि भाई ये पानी अब सैचुरेटेड हो चुका है, क्योंकि अब ज्यादा चीनी को वो डिसॉल्व नहीं कर रहा। सेम इसी तरीके से जब आप इस मटेरियल के ऊपर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं और ये मटेरियल आपका मैग्नेटाइज हो रहा है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आप अप्लाई कर रहे हैं और ये आपका ज्यादा से ज्यादा मैग्नेटाइज हो चुका। अब भले आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाएं, भले आप चीनी इसके अंदर ज्यादा डालें, लेकिन ये जितना डिसॉल्व है, ये जितना सेचुरेटेड है, या जितना ये मैग्नेटाइज हो चुका है, बस उतना ही रहेगा। उस पॉइंट को हम सेचुरेशन पॉइंट कहते हैं। अब आप समराइज वैसे देखना चाहें तो ए पॉइंट पर आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है, या जो मैग्नेटाइजेशन का वैल्यू है, वो कुछ ना कुछ वैल्यू है, पॉजिटिव है, मतलब सर्टेन वैल्यू है, जिसकी वजह से ये पॉइंट इस ए तक गई है। जब जीरो पर था तो सब जीरो थे, जीरो से जब ए तक गया है तो मतलब के मैग्नेटिक फील्ड का भी कुछ वैल्यू बढ़ा है, और अप्लाइड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो है उसका भी कुछ ना कुछ वैल्यू बढ़ा है, तभी इन दोनों का ये वैल्यू यहां पहुंचा है। अब हम आते हैं स्टेप 3 पर। अब ये जो आपके पास स्टेप 3 है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि ये जो स्टेप 3 है ये आपका ए से लेकर बी पॉइंट तक जाता है। अब ए पॉइंट से बी पॉइंट तक कैसे जाता है और क्यों जाता है, पहले इसको समझें। देखें, जब आप हिस्टैरिसीस लॉस होते हैं तो क्यों होते हैं, मैंने आपको पढ़ाया था इससे पहले कि बार बार मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन होती है, जिसकी वजह से उसके अंदर हिस्टैरिसीस लॉस पैदा होते हैं। अब यहां पर आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की थी, तो मतलब आपने मैग्नेटाइज किया। अब बारी है मैग्नेटाइज करने के बाद इसको डीमैग्नेटाइज करने की। तो स्टेप 3 में हम आते हैं जहां पर, तो इस पॉइंट पर हम ऑब्जेक्ट को डीमैग्नेटाइज करेंगे। लेकिन डीमैग्नेटाइज ऐसे तो नहीं है कि बिजली की तरह आपने बटन ऑन किया, बटन बंद किया, या तो वैल्यू 100 या तो वैल्यू 0। आहिस्ता आहिस्ता मैग्नेटाइज होगा, फुली मैग्नेटाइज हो गया, फिर आहिस्ता आहिस्ता डीमैग्नेटाइज हो गया, और नतीजे में 0 होगा। यानी कि स्लोली एंड ग्रेजुअली मैग्नेटाइज भी होगा, स्लोली एंड ग्रेजुअली डीमैग्नेटाइज भी होगा। बिल्कुल इसी वेव की तरह ये जो 0 से लेकर ए तक आया, मैग्नेटाइज हुआ, अब ए से बी तक जाएगा, यानी ये आ का वैल्यू कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, ओ बिल्कुल बी तक जैसे पहुंचेगा तो ये इसका जो वैल्यू है अप्लाइड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का, वो कम हो जाएगा। अब यहां पर यह समझें कि व्हेन द वैल्यू ऑफ एच इज डिक्रीज्ड, यानी कि जब आप इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू है, जो कि पहले ज्यादा था, अब आप उसको कम करते जा रहे हैं। तो जैसे जैसे आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के वैल्यू को कम करते जाएंगे, तो ये जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड भी थोड़ी बहुत कम होती जाएगी। यही चीज हमने यहां पर लिखी है कि बी आल्सो डिक्रीजेस, मगर ये जो आपका इस ऑब्जेक्ट की जो मैग्नेटाइजेशन है, वो उतनी कम नहीं हो रही जितनी हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कम कर रहे हैं। पहले क्या हो रहा था, अगर हम 5 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड दे रहे थे तो ये 5 टेस्ला मैग्नेटाइज हो रहा था। लेकिन अगर अभी मैंने 5 टेस्ला उसको मैग्नेटाइज कम कर दी है, तो होना तो ये चाहिए कि इसकी 5 टेस्ला मैग्नेटाइजेशन भी खत्म हो जाए। लेकिन 5 के बजाय इसने अपनी मैग्नेटाइजेशन सिर्फ 2 टेस्ला खत्म की, अब 3 टेस्ला इसके पास है। अब और समझें आप इसको, व्हेन एच इज 0
और नतीजे में ये होगा कि आहिस्ता आहिस्ता आप अप्लाइड एक्सटर्नल फील्ड को जैसे जैसे कम करते जाएंगे और नतीजे में आपने इस एक्सटर्नल फील्ड को इतना दूर कर दिया कि बस ये जीरो हो गई। अब क्या होगा कि ये जो मैग्नेटिक सब्सटेंस है, डोंट लेट इट्स मैग्नेटाइजेशन प्रॉपर्टी टू बिकम जीरो and the material retains or keeps its some magnetic property with it even after the removal of external magnetic field। जब आपने external magnetic field को remove भी कर दिया, जीरो कर दिया, फिर भी इस ऑब्जेक्ट के पास मैग्नेटाइजेशन वाली प्रॉपर्टीज अब बची हैं, वो जाया नहीं कर रहा। पहले तो उसके पास थी ही नहीं, आपने इसको करीब लाकर इसको मैग्नेटाइज किया, फिर जब आप इससे दूर ले गए, अप्लाइड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को दूर ले गए या अप्लाइड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को जीरो कर दिया, होना तो यह चाहिए कि इसकी मैग्नेटाइजेशन भी जीरो हो जाए। मगर इस मटेरियल की ये प्रॉपर्टी है कि ये मटेरियल अब जो इसके अंदर मैग्नेटाइजेशन आई थी, जो इसके अंदर दौलत आई थी, ये अब गवाना नहीं चाहता, ये अब इसने अपने पास रख ली है बस। अब ये जो इसने अपने पास मैग्नेटाइजेशन रख दी है, रिटेन कर दी है, इसी प्रॉपर्टी को हम रिटेंटिविटी कहते हैं। और ये पॉइंट हमें बता रही है कि यहां पर आपके पास जो ऑब्जेक्ट है वो जीरो से ओ तक तो गया था, लेकिन ए से फिर जीरो तक अगेन वापस नहीं आएगा। ए से जीरो तक अगेन वापस तब आए जब मटेरियल जितना मैग्नेटाइज हुआ था उतना ही डीमैग्नेटाइज हो, लेकिन ये उतना डीमैग्नेटाइज नहीं हुआ, कम हुआ है। इसलिए ऑब्जेक्ट बजाय के ए से वापस ओ पर जाए, अब ये ऑब्जेक्ट आपका ए से एक दूसरी पॉइंट गया है बी तक, जो ये बता रहा है कि मटेरियल ये इधर जाने के बजाय या जीरो जाने के बजाय ये जीरो से थोड़ा ऊपर मतलब इसने अपने वैल्यू को रखा है ताकि इसके अंदर कुछ मैग्नेटाइजेशन प्रॉपर्टी रिटेन रह पाए। तो इसने जो सेम पाथ है उसको फॉलो नहीं किया, बल्कि इसने मैग्नेटाइजेशन प्रॉपर्टीज को रखने के लिए इसने जो है यहाँ पर पॉइंट को रखा है। अब इस पॉइंट को आप ऐसे समझें, जैसे ही आप ए पॉइंट पर थे, आप क्या कर रहे थे, पीछे जा रहे थे ताकि आप इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को कम करते जाएं। जैसे जैसे आप पीछे होते गए एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी कम होती गई, और जब आप यहाँ पर पहुंचे तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हो गई जीरो। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड तो जीरो हो गई है, मगर ये जो आपके पास मैग्नेटाइजेशन वाली जो वर्टिकल लाइन है वो बता रही कि ये पॉइंट यहाँ पर है, ये पॉइंट जीरो पर नहीं है, जिसका मतलब इसके पास अब मैग्नेटाइजेशन है, मगर इसके पास एच का जो वैल्यू है वो जीरो है। दैट्स व्हाई ग्राफ डू नॉट कम बैक ऑन सेम पाथ फ्रॉम जीरो टू ए, बट इट फॉलोज अदर पाथ विच इज नोन एज ए टू बी। अब ये प्रॉपर्टी, जिस प्रॉपर्टी के तहत ऑब्जेक्ट अपने अंदर मैग्नेटाइजेशन रख रहा है या अपने अंदर मैग्नेटाइज रखने की सलाहियत जो उसके अंदर है, इसको हम रिटेंटिविटी या हम उसको रेमिनेंस कहते हैं। और ये इसी चीज को हम रेजिडुअल ऑफ मैग्नेटिज्म भी कहते हैं, यानी मैग्नेटिज्म का बचा खुचा मसाला, उसके पास जो रेजिडुअल या जो भी मैग्नेटिज्म अब बची है वो यहाँ इसने अपने पास रख ली है। अब यहाँ पर एक और चीज भी आप समझें, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप समझ रहे हैं तो आप अपने साथ ये चीजें करते जाएं। लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर आप सही नमूने से समझना चाहते हैं तो पेपर उठाएं, ये ग्राफ जैसे जैसे मैं बनाता जाऊं मेरे साथ आप ग्राफ बनाते जाएं, इससे आपको आइडिया लास्ट तक क्लियर हो जाएगा। सही, ये जो मैग्नेटिक फील्ड इसको हम अप्लाई कर रहे थे एक्सटर्नल, वो तो जीरो हो गई, मगर इसकी जो मैग्नेटाइजेशन है वो जीरो नहीं हुई। यानी कि अगर ये दोनों साथ थे तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जीरो तक पहुंच गई, लेकिन मैग्नेटाइजेशन जीरो तक नहीं आई, मैग्नेटाइजेशन पीछे रह गई। अब मैग्नेटाइजेशन पीछे क्यों रही? क्योंकि वो मैग्नेटाइजेशन अपने पास रखना चाहता है। अब मैग्नेटाइजेशन के पीछे रहने का नाम ही हिस्टेरेसिस है, और इसी पॉइंट को हम कहते हैं कि लेगिंग ऑफ मैग्नेटाइजेशन और लेगिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज कॉल्ड हिस्टेरेसिस, क्योंकि वो मैग्नेटाइजेशन को रख रहा है तभी तो लेग कर रहा है। अब हम आते हैं इसकी समरी पर। देखिए, पॉइंट बी तक जब आपका ग्राफ पहुंचा है तो उस पॉइंट पर जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो जीरो है, और उस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो रेजिडुअल मैग्नेटिक फील्ड है, यानी कि जो उसने अपने अंदर अब बचाई है, जो उसके अंदर कुछ न कुछ बची है,
और वो कुछ ना कुछ सर्टेन पॉजिटिव वैल्यू है, और पॉइंट बी पर जो पोजीशन है या जो प्रोसेस है उसको हम रिटेंटिविटी या रेमिनेंस कहते हैं। अब हम आते हैं स्टेप 4 पर। स्टेप 4 में हमारे पास जो ये प्रोसेस है वो चलेगा बी से सी तक। अब बी से सी तक जब चल रहा है तो क्या हो रहा है, अब आप इसको समझें, लेकिन यहां तक आप थोड़ा आधा सेकंड ब्रेक लें। अब हम आते हैं बी टू सी वाली पॉइंट पर। देखें, ए से बी तक और ओ से ए तक और ए से बी तक तो आपने सही नमूने से समझ लिया कि ये ग्राफ कैसे बन रहा है। लेकिन बी से सी तक अब क्या होगा कि देखें, जब आप इस ऑब्जेक्ट को मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे होते हैं, ये आपने मैग्नेटिक फील्ड इसको अप्लाई की, तो ये मैग्नेटिक फील्ड इसके पास आई, दूर ले गए तो जीरो हो गई, करीब आई तो मतलब इसके अंदर मैग्नेटाइजेशन हो गई। अब कभी कभार ऐसे भी होता है कि भाई ये इसको नॉर्थ पोल लग रहा है, तो यानी कि इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड अपीयर हुई, लेकिन नॉर्थ पोल के हिसाब से हुई। अब इसके अंदर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं हो रही, क्योंकि इसका ये जो बीच वाला हिस्सा है इसके सामने, यानी कि इसके अंदर अब जीरो है। अब आ गया इसके पास साउथ पोल। जब इसके पास साउथ पोल आ जाएगा तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड उलट हो गई है। जब मैग्नेटिक फील्ड उलट हो गई तो इसकी मैग्नेटाइजेशन भी उलट हो जाएगी। नॉर्थ पोल की वजह से अगर इनके डोमेन्स के जो फेस थे वो ऊपर थे, तो साउथ पोल की वजह से इनके डोमेन्स के जो फेसेस होंगे वो डाउन हो जाएंगे। मैग्नेटाइज ऊपर भी होगा, मैग्नेटाइज डाउन में भी होगा, लेकिन वो मैग्नेटाइजेशन कहलाई जाएगी जब उनके फेसेस अपवर्ड थे, और ये मैग्नेटाइजेशन कहलाई जाएगी जब उनके फेसेस डाउनवर्ड थे, जिसकी वजह से इसके अंदर नॉर्थ और साउथ पोल का वजूद आता है। अब जैसे आपकी एच स्टार्ट होगी इंक्रीजिंग, एच जो है वो कम नहीं हो रही, एक्स एच का जो वैल्यू है आपने यहां पर बढ़ाया, पॉजिटिव किया, फिर जीरो किया, फिर आप कहां जाएंगे, फिर आप नेगेटिव में जाएंगे। तो यही सेम चीज है यहां पर कि आप वैल्यू को तो बढ़ाएंगे लेकिन वैल्यू को आप नेगेटिव में बढ़ाएंगे। तो आपने यहां पर एच को या अप्लाइड एक्सटर्नल फील्ड को इंक्रीज करना शुरू किया, मगर वो रिवर्स डायरेक्शन में। अब क्या होगा कि द देन डोमेन बिगिंस टू रोटेट एंड रीअलाइन इन द अपोजिट डायरेक्शन। अब ये जो आपके पास इस मटेरियल के अंदर जो डोमेन्स थी वो आहिस्ता आहिस्ता अब अपने आप को रीअलाइन करना चाहेंगी, क्योंकि अब उनको उल्टी मैग्नेटिक फील्ड मिल रही है। पहले आप उनको इस तरह नॉर्थ और साउथ पोल दे रहे थे, अब आप उसको नॉर्थ और साउथ पोल इस तरह उल्टा दे रहे हैं। तो नतीजे में ये होगा कि ये मटेरियल जिसके अंदर मैग्नेटाइजेशन कुछ थी, अब जब आपने उसको उल्टा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दी, तो अब इसकी मैग्नेटाइजेशन वाली प्रॉपर्टी आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती जाएगी, क्योंकि वो मैग्नेटाइजेशन प्रॉपर्टी रख रहा है ऊपर की तरफ। अब ये मूव करवाना चाह रहा है इसको डाउनवर्ड की तरफ। तो डाउनवर्ड में जाने से पहले इसको पहले तो जीरो होना पड़ेगा ना, क्योंकि अगर वैल्यू आपका 5 है, आप जाना चाह रहे हैं -5 पर, तो 5 से -5 होने के लिए इसको 5 3 2 1 0 होना पड़ेगा, फिर उसके बाद ये -5 होगा। इसलिए जब आप नेगेटिव या रिवर्स मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो इसकी जो मैग्नेटाइजेशन या इसके अंदर जो रिटेंटिविटी थी वो उसकी थी अपवर्ड वाली डोमेन्स में। अब जब आपने इसके ऊपर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की लेकिन रिवर्स की, तो अब ये आहिस्ता 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 डाउनवर्ड होते जाएंगे। तो यहां पर उनके बीच में हमने ये स्टेप पढ़ा है, जब ये अभी प्रोसेस में है कि वो नीचे जाएं, पूरा नीचे नहीं गए, अब ये कोशिश कर रहे थे हम आहिस्ता आहिस्ता नीचे गए जाएं, और जब ये जीरो पर पहुंचे हैं तो हमने इनको पकड़ लिया। अब यहाँ पर जैसे जैसे कम होता गया, कम होता गया, कम होता गया, जैसे ही वैल्यू जीरो पर पहुंचा तो हमने कहा कि भाई इस स्टेप को हम पहले समझते हैं। देखें, जब आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आपने अप्लाई की, तो अगर आप इधर अप्लाई करते तो पॉजिटिव होगी, अगर आप इधर अप्लाई करेंगे तो नेगेटिव होगी। तो ये वैल्यू जब इधर जाएगा तो वो आपका क्या कहलाया जाएगा, नेगेटिव कहलाया जाएगा ना। तो यहाँ पर आपने देखा कि जैसे जो वैल्यू है रेजिडुअल मैग्नेटिज्म का, रिटेंटिविटी का, वो जो उसके अंदर बचा हुआ था वो आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, डिक्रीज होगा एंड फाइनली रीचेस टू जीरो। डोमेन्स आर अपोजिंग एंड ट्राइंग नॉट टू मिस अलाइन, वो कोशिश कर रहे हैं कि वो अपोज करें और मिस अलाइन ना हो, और
एंड लूज मैग्नेटिज्म, और वो चाहते हैं कि वो मैग्नेटिज्म भी लूज ना करें, विच इज नोन एज कोअर्सिविटी। और इसी प्रॉपर्टी को, जिस प्रॉपर्टी में मैग्नेट के पास मैग्नेटिज्म हो और आप उसको उल्टी मैग्नेटिक फील्ड देकर उसकी मैग्नेटाइजेशन खत्म करना चाहें, मगर ये मटेरियल चाहे कि मैं मैग्नेटाइज अपनी ना खत्म करूं, कुछ कोशिश करे, अपोज करे कि भाई मेरी मैग्नेटिज्म खत्म ना करो, मस्त तो मुश्किल से दौलत कमाई, आप उसको खत्म करना चाह रहे हैं। अब इसकी ये रुकावट, अब इसकी ये जिद, जिसमें ये चाह रहा है कि जो मेरे पास मैग्नेटाइजेशन है, जो मेरे पास दौलत है, वो मेरे पास ही रहे, वो मैं नहीं चाहूंगा कि वो जीरो हो जाए। इसी रुकावट का नाम, इसी जिद का नाम, इसी अपोजिशन का नाम कोवर्सिविटी है, और इस प्रॉपर्टी का नाम भी कोवर्सिविटी कहलाया जाएगा। अब इसको जो जिद कर रहा है, क्यों जिद कर रहा है? क्योंकि इसके ऊपर एक प्रेशर दिया जा रहा है, इसको कोई बंदा इससे खींच रहा है, या इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हम ऑपोजिट अप्लाई कर रहे हैं। वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो इस मटेरियल की मैग्नेटाइजेशन को खत्म करना चाह रही है, वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो इसके अंदर जो मैग्नेटाइजेशन रेजिडुअल है उसको जीरो करना चाह रहा है, उस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का नाम कोअर्सिव फोर्स होगा। इसीलिए हमने यहां पर बात की है कि और अप्लाइड जो हम उसको एच कर रहे हैं, अप्लाइड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हम उसको जो रिवर्स में कर रहे हैं, उसका नाम कोअर्सिव फोर्स होगा, और उसको हम जाहिर एच सी से करते हैं। अब यहां से लेकर इस बी पॉइंट तक, इस बी पॉइंट पर ऑब्जेक्ट के पास मैग्नेटाइजेशन है, मतलब उसने रखी है बचा के, जो उसने सेव की है, सेविंग्स है उसकी जो। अब जब आपने उसको उल्टा कर्जे में डालना चाहेंगे, या उसके ऊपर आप जो है वो सैंक्शंस लगा रहे हैं, उसके ऊपर आप सैंक्शंस इम्पोज कर रहे हैं, तो नतीजे में ये डाउनवर्ड होता जाएगा, और वो आखिरकार एक पॉइंट पर पहुंचेगा जिस पॉइंट को हम जीरो कहेंगे। अब इस पॉइंट पर जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो तो कुछ ना कुछ नेगेटिव वैल्यू के हिसाब से है, मगर इस पॉइंट पर जो बी का जो वैल्यू है वो कम होता इस जीरो पर पहुंचा है। तो मतलब यहां पर इस ऑब्जेक्ट के पास कोई भी अब मैग्नेटाइजेशन नहीं है, यानी ऑब्जेक्ट अब जो पहले ऐसा था बगैर किसी मैग्नेटिक फील्ड के अप्लाई किए, वो अब मैग्नेटिक फील्ड उल्टी अप्लाई करने के बाद ये रैंडम हो गया है, यानी इसकी मैग्नेटाइजेशन अब जीरो हो चुकी है। अब इसकी समरी हम पढ़ते हैं। पॉइंट सी पर आपके पास जो अप्लाइड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसको कुछ ना कुछ तो वैल्यू है, यानी कि वो जीरो से -1 -2 -3 -4 एच हो गई है। लेकिन ये 5 4 3 2 1 बी के हिसाब से वो बिल्कुल जीरो हो चुका है, तो उसका जो बी का वैल्यू है वो जीरो है। और सी पॉइंट पर जो आपके पास कंडीशन है, या जो आपके पास फेनोमेना या प्रोसेस है, वो प्रोसेस आपके पास जो है वो कहलाया जाता है कोअर्सिविटी। अब यहां पर आपके पास जो स्टेप 5 है, जो कि आपका स्टेप 5 फ्रॉम सी टू डी चलेगा, सी पॉइंट से डी पॉइंट तक चलेगा, यानी कि इस पॉइंट से, कोअर्सिविटी वाली पॉइंट से डी पॉइंट तक जाएगा। ये कैसे जाएगा? ये भी ऐसे ही जाएगा कि आप जो है यहां पर अगर -3 तक आपके पास एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड थी, तो आप और बढ़ाते जाएं। ये आपका ग्राफ देख रहे हैं ना कि इधर जा रहा है, यानी कि ये इसके साथ आगे जा रहा है। तो यानी कि आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नेगेटिव में और ज्यादा बढ़ा रहे हैं। और साथ साथ में आप ये भी देखें कि अगर ये आगे जा रहा है तो साथ साथ में ये नीचे भी जा रहा है। नीचे जा रहा है तो मतलब ये नीचे -b के हिसाब से भी जा रहा है, यानी कि इसकी नेगेटिव बी या नेगेटिव मैग्नेटाइजेशन या अपोजिट मैग्नेटाइजेशन इसकी बढ़ रही है। तो जब आप एच को इंक्रीज करेंगे मोर इन रिवर्स या नेगेटिव डायरेक्शन में, तो जो मैग्नेटाइजेशन का जो वैल्यू है वो भी इंक्रीज होता जाएगा रिवर्स में। रिवर्स में जैसे जैसे आप उसकी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आप देंगे उसको रिवर्स उल्टी, और वो आपने यहां से शुरू की थी, लेकिन यहां से आपने शुरू की थी कि वो ऊपर वाले डायरेक्शंस में से इसको रैंडम कर दिया। अब इतनी ज्यादा दे गए कि ऊपर में से अब इनकी क्या हो चुकी है, डाउन हो चुकी है। तो ये जो चीज है ये बता रही है कि आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अपोजिट में इतना अप्लाई किया कि उसकी जो मैग्नेटाइजेशन है वो भी नेगेटिव में कंप्लीटली बढ़ चुकी है, वो नेगेटिव में नेगेटिव की एक हद तक पहुंच चुकी है। अब ये ऑब्जेक्ट नेगेटिव
या रिवर्स डायरेक्शन में ज्यादा से ज्यादा मैग्नेटाइज इस डी पॉइंट तक होगा। अब अगर कोई ऑब्जेक्ट ज्यादा से ज्यादा अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड में जिस पॉइंट तक मैग्नेटाइज होगा, उस पॉइंट तक हम कहेंगे कि ये इसकी रिवर्स सैचुरेशन है। क्योंकि रिवर्स मैग्नेटिक फील्ड में ये ऑब्जेक्ट आपका मैग्नेटाइज तो होगा, लेकिन इतना भी नहीं कि बस वो पूरी दुनिया को खींच लेगा। मैग्नेटाइज इतना होगा जितनी इसकी प्रॉपर्टी है, जितने इसके अंदर एटम्स और इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो एक हद आ जाएगी रिवर्स मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के बाद भी कि ये मैग्नेटाइज कहेगा कि भाई अब मैं ज्यादा नहीं हो सकता। भले आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट में लगाओ, भले रिवर्स में लगाओ, लेकिन मेरी जितनी मैग्नेटाइजेशन रिवर्स में है मैंने उतनी आपको दे दी, बस वो काफी है। अब वो पॉइंट जिस पॉइंट पर रिवर्स में वो ज्यादा से ज्यादा सेचुरेटेड हो चुका है, वो ज्यादा से ज्यादा अलाइन हो चुका है, उस पॉइंट का नाम रिवर्स सेचुरेशन है। अब ये आपके पास पॉइंट डी पर आपने देखा होगा कि जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू है वो भी नेगेटिव है, और जो अप्लाइड आपके पास जो मैग्नेटाइजेशन है उसका जो वैल्यू है वो भी नेगेटिव है। अब हम आते हैं स्टेप 6 पर, जो कि हमारा स्टेप 6 डी से लेकर ई पॉइंट तक है। अब डी से लेकर ई पॉइंट तक हमारा ये जो स्टेप है, इसमें अब हम क्या करेंगे। ये सेचुरेशन में आ चुका है, जो कि ये बता रहा है कि नेगेटिव फील्ड में भी आपने हद कर दी है। नेगेटिव फील्ड भी आपने ज्यादा से ज्यादा अब दे दी है। अब आप क्या करेंगे, अब आप फिर पीछे चलेंगे पॉजिटिव की तरफ। अब देखें, आपने ज्यादा से ज्यादा मैग्नेटाइजेशन आपने जब दी तो ए पॉइंट थी, फिर आप उसको ए से लेकर बी तक आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज करके बी तक पहुंचे, फिर आप बी से लेकर डी तक आपने जो है वो ज्यादा से ज्यादा उसको मैग्नेटाइज कर दिया। नेगेटिव में डी तक वो हद है, बस उससे ज्यादा मैग्नेटाइज आप उसको नहीं कर सकते। अब आप क्या करेंगे, डी से लेकर ई तक आहिस्ता आहिस्ता पीछे जाएंगे। ये भी वैल्यू नेगेटिव ही है, मगर डिक्रीज इन नेगेटिव है, यानी कि आप जो रिवर्स एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड थी आप उसको आहिस्ता आहिस्ता अब जो है वो कम करके जीरो तक ले जाएंगे। तो ये जो आपके पास अब पॉइंट डी टू ई स्टेप है 6 है, इसमें आप वैल्यू जो एच का है वो डिक्रीज करेंगे नेगेटिव डायरेक्शन वाला। यानी नेगेटिव डायरेक्शन में अगर उसका वैल्यू 100 टेस्ला था तो 100 से 80, 80 से 70, 70 से 50, 50 से मतलब नेगेटिव वाला जो वैल्यू है वो अब आहिस्ता आहिस्ता कम करते जाएंगे। जो स्टेप 6 है जिसमें आप जैसे जैसे जो नेगेटिव में एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आपने अप्लाई की थी उसका वैल्यू आप कम करते जा रहे हैं, यानी नेगेटिव एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो थी आप उसको आहिस्ता 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 पीछे करते जा रहे हैं। तो नतीजे में जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नेगेटिव की वजह से नेगेटिव मैग्नेटाइजेशन पैदा हुई थी या रिवर्स मैग्नेटाइजेशन पैदा हुई थी, वो भी आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएगी। जिसके नतीजे में ये होगा कि आपका ये जो ग्राफ है जो कि हमने ग्रीन लाइन में बनाया है, जैसे जैसे आपका ये ग्राफ जो है वो कम होता जाएगा। कम कैसे हो रहा है, देखिए यहाँ पर जो नेगेटिव का वैल्यू है वो ज्यादा है। अब अगर आप नेगेटिव वैल्यू इस तरफ जाएंगे तो वो नेगेटिव का वैल्यू जीरो की तरफ जा रहा है, यानी कम हो रहा है। तो ये जो अगर येलो ग्रीन लाइन आपकी इस तरफ जा रही है तो मतलब इसका जो वैल्यू है वो डिक्रीज होता जा रहा है। अब जैसे जैसे ये डिक्रीज हो रहा है तो जो आपकी पहले मैग्नेटाइजेशन इस पॉइंट पर थी अब वो इस पॉइंट पर पहुंची है, यानी नेगेटिव के हिसाब से ये जीरो के करीब जा रही है। नेगेटिव के हिसाब से मैग्नेटाइजेशन भी आपकी जो है वो कम होती जा रही है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जैसे आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नेगेटिव वाली को कम करेंगे तो रिवर्स में पैदा होने वाली जो मैग्नेटाइजेशन थी जिनके मुंह नीचे थे वो भी आहिस्ते आहिस्ते जो है वो कम होते जाएंगे। अब यहाँ पर आपके पास जो ई पॉइंट पर पहुंचेगी, जब पॉइंट इस पॉइंट पर आपके पास जो मटेरियल है, जब आपकी जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो कम होती जाएगी और यहाँ बिल्कुल जीरो हो जाएगी, तो उस टाइम जो मटेरियल है वो अपनी मैग्नेटाइजेशन को कंप्लीटली जीरो नहीं करने देगा। अब मैग्नेट की ये प्रॉपर्टी जिसमें वो अपनी मैग्नेटाइजेशन को जीरो करने नहीं दे रहा, इसको हम रिटेंटिविटी या रेमेनेंस या रेजिडुअल ऑफ मैग्नेटिज्म कहते हैं।
अब ये इसकी रिटेंटिविटी रिवर्स डायरेक्शन में है, जो हमने पहले पढ़ी थी पॉजिटिव डायरेक्शन में। अब यहां पर इसकी जो है वो रिवर्स डायरेक्शन में रिटेंटिविटी है। अब ये इसके पास रिटेंटिविटी कब है, इसके पास अब मैग्नेटाइजेशन है या नहीं है। इस पॉइंट पर इस ऑब्जेक्ट को मैग्नेटाइजेशन है, हालांकि आपने यहां पर कोई भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं की, फिर भी इनके जो एरोज हैं वो सारे के सारे डाउनवर्ड है, सारे के सारे डिसिप्लिन में है, यानी कि इसके अंदर मैग्नेटाइजेशन प्रॉपर्टी है। इन केस या हालांकि या उसके बावजूद भी आपने इसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं की, फिर भी इसके पास है। अब ये आपको बता रहा है कि इस पॉइंट पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भले ही जीरो हो जाए, इसके पास मैग्नेटिक फील्ड रेजिडुअल होगी, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में या नेगेटिव या रिवर्स डायरेक्शन में। अब हम आते हैं स्टेप 7 पर, जो अब आपका चलेगा ई पॉइंट से लेकर एफ पॉइंट तक। ई पॉइंट से एफ पॉइंट में यह होगा कि आप जो है वो नेगेटिव वैल्यू को और ज्यादा कम करें। इफ एच इज अगेन रिवर्सिंग टू पॉजिटिव, नेगेटिव वैल्यू को आपने कम कर दिया। अब आपका जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के वैल्यू का है, आपने अब वो जो है वो बढ़ा रहे हैं। यानी कि पहले क्या था, इस पॉइंट तक आपने ए को बढ़ा दिया पॉजिटिव तक, बी में आपने क्या किया, पूरा आप वो जीरो हो गया, डी तक आपने नेगेटिव को भरपूर अप्लाई किया, ई तक आपका जो नेगेटिव वाला वैल्यू है वो जीरो हो चुका। अब ई से लेकर एफ तक आप पॉजिटिव को अप्लाई करेंगे। तो यहां पर आप क्या कर रहे हैं, ई से लेकर एफ तक अब आप पॉजिटिव साइकिल दे रहे हैं, मैग्नेटाइजिंग करंट आप पॉजिटिव दे रहे हैं। अब यहां पर आपकी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अगेन कहां रिवर्स हो रही है, ई से लेकर एफ तक अगेन रिवर्स हो रही है पॉजिटिव में। तो आपने यहां पर लिखा कि इट इज अगेन रिवर्सिंग टू पॉजिटिव, सो रीअलाइनमेंट टुक प्लेस। अब यहां रीअलाइनमेंट होगी। क्यों रीअलाइनमेंट होगी, क्योंकि यहां पर ये जो मटेरियल है इसके सारे, ये मटेरियल मैग्नेटाइज है और इसके सारे जो डोमेन्स हैं वो डाउनवर्ड हैं। अब अगर आप इसके ऊपर उल्टी मैग्नेटिक फील्ड देंगे तो ये अगेन कोशिश करेगा कि वो जो है न जाए, लेकिन फिर भी उस कोशिश के नतीजे में, वो हुलम गुला के नतीजे में, इसका जो डायरेक्शन पहले ऑर्डर्ड में था अब वो रेंडम हो जाएगा। क्योंकि पहले कोई अगर डिसिप्लिन में होता है तो आप उनको जो है वो रेंडम करना चाहते हैं, तो पहले तो वो नहीं चाहेंगे, पहले तो वो इधर उधर मूव करेंगे, लेकिन फिर उनके बाद वो आपके हिसाब से हो जाते हैं। तो ये होगा कि आपका मटेरियल रिटेंटिविटी को, वैल्यू को जो इसके पास यहाँ पर था वो इसको अब डिक्रीज करता जाएगा, और नतीजे में जो इसके पास रिटेंटिविटी या उसके पास रेजिडुअल मैग्नेटाइजेशन थी वो खत्म कर देगा, और बी या मैग्नेटाइजेशन जीरो के बराबर हो जाएगी। फिर ये आपका जो मटेरियल है वो रेंडम, मतलब उसके डोमेन्स हो जाएंगे, और वहां पर जो मैग्नेटाइजेशन होगी वो जीरो होगी, वहां पर जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो अब वो पॉजिटिव हो चुकी है। और ये ग्राफ आपका ई से लेकर एफ तक गया है, जिसमें आपने क्या किया है कि आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को जो है वो बढ़ाया है पॉजिटिव के वैल्यू में। अब आप यहाँ एफ से लेकर ए पॉइंट तक जाते हैं, इस एफ से लेकर ए पॉइंट तक। जब आप एफ से लेकर ए पॉइंट तक जाते हैं तो एफ से लेकर ए पॉइंट बिल्कुल इसी तरह ही है जिस तरह आपकी पॉइंट ओ से लेकर ए तक थी। जैसे हमने यहां पर भी लिखा है एफ से लेकर ओ तक पॉइंट वैसी ही है जैसे ओ से ए तक वाली पॉइंट है। तो आपने क्या किया, एच को या अप्लाइड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को और ज्यादा इंक्रीज किया, तो आपकी जो मैग्नेटाइजेशन है वो इंक्रीज हुई और वो पहुंच गई है उसी पॉइंट पर जिस पॉइंट पर वो पहले शुरू हुई थी, यानी ए पॉइंट पर। तो इस हिसाब से अब आपका जो पूरा लूप है वो पूरा हो चुका है या कंप्लीट हो चुका है। तो इस हिसाब से अब आपका जो मैग्नेटाइज करने के बाद इस मटेरियल के जो एरोज हैं वो अब ऊपर हो चुके हैं। अब यहाँ आप थोड़ा इसको समराइज वैसे देखें, रैंडम, अलाइंड, अलाइंड मैग्नेटाइजेशन उसने रखी, फिर रैंडम, क्योंकि हम उसको अब डिस्टर्ब करना चाह रहे हैं, हम उसको नेगेटिव दे रहे हैं, कंप्लीटली नेगेटिव क्योंकि ये ज्यादा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हमने रिवर्स दे दी, फिर हम उसको ऑपोजिट करंट दे रहे हैं। तो फिर वो सॉरी, जब पूरा वो डीमैग्नेटाइज, जब पूरा वो रिवर्स हो गया, फिर इसने कुछ अपने पास रिवर्स में मैग्नेटाइजेशन रखी, फिर हम उसको पॉजिटिव साइकिल दे रहे हैं, तो कुछ ना कुछ वो इधर उधर मूव हुए, लेकिन जैसे ही पॉजिटिव बढ़ गई तो ये पूरा अब अगेन
पॉजिटिव हो चुका है। तो इस हिसाब से आपने देखा मैग्नेटाइज, डीमैग्नेटाइज, मैग्नेटाइज, डीमैग्नेटाइज आपका ऑब्जेक्ट बार-बार हो रहा है और यही तरीके से हम जो है वो हिस्टैरिसीस लूप बनाते हैं। हालाँकि इतनी डेप्थ में जाने की ज़रूरत इसलिए थी ताकि आपको हर स्टेप पर पता हो कि यहाँ पर क्या हो रहा है। जब आपके पास डेप्थ में नॉलेज होती है तो फिर आपके पास कोई भी किसी भी किस्म की मुश्किलात नहीं आती। यहाँ पर आप दूसरी चीज़ समझें कि जो स्टेप या जो प्रोसेस ओ से ए तक था, वही प्रोसेस आपका सी से डी तक सेम था, लेकिन करंट का सिर्फ फर्क था। ए से बी तक जो प्रोसेस था वही डी से ई तक का था, लेकिन सिर्फ उनका जो डायरेक्शन था वो अपोजिट था। जो प्रोसेस ई से एफ तक था वही सेम प्रोसेस बी से सी तक था, लेकिन प्रोसेस जो था वो सिर्फ रिवर्स था। और जो प्रोसेस आपका एफ से ए तक था वही प्रोसेस आपका ओ से ए तक है। अब यहाँ पर इस हिसाब से आपका जो पूरा एक लूप है, ए से शुरू हुआ, एफ तक आया, फिर अगेन ए तक गया। तो इस हिसाब से आपके पास ये जो हिस्टैरिसीस लूप बन गया। आई होप कि आपने सही नमूने से स्टेप बाय स्टेप इस सारी चीज़ों को समझा है। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर कमेंट करें और कमेंट और शेयर करना मत भूलिए। तो मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।